इस वर्ष हिंदी के जो कुछ 10-12 अच्छे कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, मैं उसमें राही डुमरची के इस संग्रह को रखना चाहता हूँ गार्डन को। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर विस्तार से बात करने का समय नहीं है। राही डुमरची की जब कविताएं मैंने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ी थी, उसी समय से हमें लगा था कि हिंदी कविता में एक सितारा और चमका है। और इस पूरे संग्रह को पढ़ने के बाद मैं हृदय से राही आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अब इस संग्रह से समकालीन हिंदी कविता के एक व्यापक परिदृश्य में आपकी शानदार और सार्थक उपस्थिति हो चुकी है। उसके कई कारण हैं, जहां पर हमारे साथी वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से विचार किया। राही डुमरची दृष्टि संपन्न कवि हैं, विचारवान कवि हैं, गहन संवेदना के कवि हैं, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के पास भी वो मौजूद है। मित कथन से उत्पन्न अमित अर्थ के कवि हैं, स्थानिकता के साथ साथ वैश्विकता के कवि। एक साथ लोकल, नेशनल और ग्लोबल के जो प्रश्न हैं वे उनके यहाँ मौजूद हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उनमें इतिहास बोध, युग बोध, जीवन बोध, यथार्थ बोध और समय बोध सब कुछ है। लगभग एक बैलेंस्ड कवि है। कविता की शक्ति और काव्य मर्म से सुपरिचित, कम शब्दों में बड़े सवालों का कवि, जिसकी कवि दृष्टि भिन्न, नवीन और कुछ अर्थों में मौलिक भी है। काव्य सजगता है, कविताएं झरनाटेदार नहीं है, लेकिन झरनाटेदार शब्द वहां आया है पहली बार, शायद पहली बार, और समकालीन हिंदी कविता में निश्चित रूप से पहली बार एक ऐसा कवि है जो अपने आलोचक को महत्व दे रहा है। जिस कविता का यहां उल्लेख किया गया, प्रणय कृष्ण, शायद सुधीर सुमन ने उल्लेख किया था, प्रणय कृष्ण की जो समर्पित कविता है, उसमें द्विवेदी जी ने हाथ पकड़कर समझाया कि नहीं, यह लिखो। अक्सर होता यह है कि समकालीन हिंदी कवि फतवे देते रहते हैं कि भाई आलोचक वो है, हमें नहीं देख रहा है, लेकिन ये आलोचक ही समझाता है कि सही शब्द है, सही वाक्य है। ऐसा हमें अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये कविताएं बदलते समय की तकलीफदेह कविताएं। पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा प्रखंड के डुमरची गांव का ग्राम पंचायत का यह कवि बिहार की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी करने के कारण नहीं जाना जाता है, अपने कवि रूप के बारे में जाना जाता है। ये बात कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उन सारे लोगों के लिए भी है, क्योंकि वह एक पद है। अब इस संकलन के बाद पूरे समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य में डुमरची की एक सशक्त, सार्थक और शानदार उपस्थिति है। कवि के यहाँ चिंता है, चिंताएं हैं, जंगल, पहाड़, नदी, पेड़ को बचाने की चिंता। माया जी ने बहुत अच्छे ढंग से उन पंक्तियों का उल्लेख किया कि ऐसी आंखें कहां से लाएं जो पहाड़ देखती हैं तो पैसा देखती हैं, नदी देखती हैं तो पैसा देखती हैं, पेड़ देखती हैं तो पैसा देखती हैं, हमें देखती हैं तो फायदा देखती हैं। पूरा जो ग्लोबल माहौल है, जो पैसा दिख रहा है, उसका एक शानदार प्रतिरोध, एक सधे रूप में प्रतिरोध है। लेकिन कुछ वैसा प्रतिरोध है जो हमें मंगलेश के यहाँ और कुछ अन्य कवियों के यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें वाचालता
नहीं है, ये बहुत धीमी गति से है। इसलिए ये कविताएं बार बार पढ़ने की मांग करती हैं। यह कारण नहीं है कि वो नाजिम हिकमत को याद करते हैं और दिनेश कुमार शुक्ल को भी। अगर हम नाजिम हिकमत की कविताओं से परिचित होंगे, जो तुर्की का 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक है, और दिनेश कुमार शुक्ल से तक वहां अर्जुन की मुस्कान है और लाक्षागृह में आदिवासी की है। बड़ी बात यह है डूमरचीर के यहां कि वो अपने वर्तमान का, जिस समय में वो रह रहे हैं, हम सब रह रहे हैं, उसका पाठ करते हैं और जो बीत चुका हुआ समय है उसका भी पुनः पाठ करते हैं। महाभारत से जुड़ी हुई संग्रह के अंत में जो 2 कविताएं हैं उसे हम देखें और देखने की, यह सारा खेल जो है वो देखने का ही। कवि देखता कैसे? इनके यहां शब्द नगारे की तरह बजते नहीं है। निर्मला का वो संकलन 2004 में आया था, 20 वर्ष हो गए, और हमें नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने, शायद किसी ने इस पर यह विचार किया हो। अगर आप विमर्श को ही लेकर के चल रहे हो, आदिवासी विमर्श को ही लेकर, तो यहां पर 20-30 वर्ष में लिखी जाने वाली कविताओं के स्वर, उनके विषय, उनके कंसर्न कैसे विकसित हुए हैं या बदले। 20 वर्ष पहले शब्द नगारे की तरह बज सकते थे, बजते थे, उसका होना जरूरी भी था, लेकिन अब नगारे की तरह शब्द बज नहीं रहे हैं, बजने भी नहीं चाहिए, क्योंकि नगारे दूसरे बजा रहे हैं, ताकतवर लोगों के हाथ में। ये दूसरी बात है कि हमारे आदिवासी भी नगारे बजाते हैं, लेकिन वहां पर एक मैं दूसरे अर्थ के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। ये विलगाव के दौर में लगाव की कविता है, डूमरचीर की कविता, जिसमें स्थान, दृश्य, व्यक्ति के प्रति गहरा लगाव है। घटनाएं कम है, अधिक नहीं के बराबर, लेकिन जो छूट रहा है, जो जा रहा है, जो समाप्त हो रहा है, उसे पकड़ लेने की, उसे बचा लेने की, उसे शब्दों में, कविताओं में दर्ज कर देने की एक रचनात्मक कोशिश है। ये कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिए भी कि यहाँ एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट भी है, लेकिन नॉस्टैल्जिक एलिमेंट का होना बुरा नहीं होता है, वो हमेशा अच्छा होता है। जिसके पास ये नॉस्टैल्जिक एलिमेंट आज नहीं है, वो पूरी तरह से वर्तमान के साथ या गुजरते हुए समय के साथ अपना हाथ मिला चुका है। इसलिए जो छूटते हुए स्थान है, दृश्य है, लोग हैं, प्रकृति है, और यहां तक कि प्रेम भी है, वह तो उसका कवि। क्या कारण है कि यहां पर हमारे पहले के वक्ताओं ने बार बार प्रकृति और प्रेम की चर्चा की? क्योंकि दोनों पर खतरा है। प्रेम अब है नहीं। प्रेम को समझना और प्रेम को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डूमरचीर की सबसे बड़ी विशेषता मुझे यह लगती है कि उनकी जो सांस है, उनकी सांस में ये सारी चीजें भूली हुई। वो कविता लिखते नहीं, वो कविता जीते हैं और कविता बाहर से निकल जाती है, जिसको कि आप एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस फ्लो कहते हैं। पीड़ा, दुख और करुणा इन कविताओं में बहती हुई दिखाई हमें पड़ेगी, लेकिन क्रोध नहीं। यह एक अलग विचार का विषय है कि जिन लोगों ने, जिन आतताई शक्तियों ने ऐसा किया, पहाड़ को पहाड़ नहीं रहने दिया, और वो खुद पाकुड़ से आते हैं, पाकुड़ की पहाड़ियों के साथ क्या किया गया है उसकी एक कथा है। तो जिन शक्तियों ने, जिन ताकतों ने ऐसा किया है, उन ताकतों के प्रति क्रोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह मैं एक सवाल छोड़ देता हूं। यह डूमरचीर इस पर सोचेंगे। ऊपरी तौर पर
ऐसा नहीं लगता है और शायद है भी नहीं कि डूमर जी एक पॉलिटिकल पोएट है, लेकिन ये कल्चरल पोएट है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 40 के दशक के आरंभ में अपने निधन से बहुत पहले क्राइसिस ऑफ कल्चर नाम का एक लेख लिखा था। अगर दुनिया के बड़े सोशल थिंकर्स को आप देखेंगे तो अभी के समय के जो बड़े कुछ सवाल हैं उनमें एक बड़ा सवाल यह है कि यह सभ्यतिक संकट का यह समय है। इस तरह से ये सवाल उठाते हैं, सभ्यताओं का उठाते हैं। नदी के किनारे जो सभ्यताएं बनी, देखिए कविता पढ़ने का तरीका बहुत मुश्किल है, रुक कर पढ़ना होगा, ठहर करके पढ़ना होगा। जिस कविता का यहाँ जिक्र किया गया कि मंदिर के किनारे नदी है, नहीं, नदी के किनारे मंदिर है। अब उसका अर्थ देखिए कि उसका अर्थ कितना विशाल है, कितना उचित है, कितना सही है। मंदिर का संबंध धर्म से है, तथा कथित ईश्वर से है, जिसकी उत्पत्ति ही मनुष्य करता है। मनुष्य ने ईश्वर को पैदा किया है, ईश्वर ने मनुष्य को पैदा नहीं किया है। लेकिन नदियों के किनारे सभ्यताएं पली हैं। इसलिए अगर केवल नदी और मंदिर पर ही अगर बात की जाए तो घंटों तक बात की जा सकती है और एक प्रकार का सभ्यतिक विमर्श हमारे सामने लाना पड़ सकता है। यह बड़ी बात है और शानदार बात है और समकालीन हिंदी कवियों को ये देखना चाहिए। उनके यहाँ हैं कुछ नाम हम जानते हैं, लेकिन अधिक नहीं। यह जो सभ्यतिक विमर्श है, बार बार यहाँ कहा गया और शायद ठीक ही कहा गया कि झारखंड के कवि हैं। नहीं, डूमर चीर हिंदी के कवि हैं। इन्हें एक स्थान में रखना ठीक है। झारखंड के जो प्रश्न है, आदिवासी के प्रश्न है, आदिवासी के प्रश्न केवल आदिवासी के प्रश्न नहीं है, बहुत हद तक हैं वो। जैसे पहाड़, नदी तो सब जगह खत्म हो रही है। यमुना नदी का क्या हुआ दिल्ली में देखिए, दिल्ली तो आदिवासियों का है नहीं। तो जो स्थानिक प्रश्न हमें लगते हैं, स्थानीय प्रश्न हमें लगते हैं कि ये लोकल क्वेश्चन है, वो लोकल क्वेश्चन नहीं है, वह ग्लोबल क्वेश्चन बन जाता है। और मुझे बहुत सही लगता है, मैंने इसे रेखांकित भी किया है और मैं इसे बल देकर यहां कहना भी चाहूंगा कि समकालीन हिंदी कवियों में मैं अनुज लोगन को सबसे अधिक महत्व इस अर्थ में देता हूं कि इस सभ्यतिक प्रश्न को उसने अपनी कविता में और कविता से बाहर कविता की भूमिका में और अन्यत्र अपने लेखों में उपस्थित कर दिया है। और उसी कड़ी में मैं डूमर चीर को भी मैं रख करके देखना पसंद करूंगा। जसिंता के यहां भी है, ये खोजने से है। अभी देखिए एक शानदार उपस्थिति झारखंड के कवियों की है यहाँ, और पहले संकलन से ही लोगों ने एक प्रकार का, धमाका शब्द तो गलत हो गया कहना, एक अच्छी उपस्थिति अपनी दर्ज कर दी है। पार्वती यहां मौजूद हैं। तो ये जो हुआ है, ये अद्भुत ढंग से ये हुआ है। इसे रेखांकित किया जाना चाहिए। रेखांकित यह भी किया जाना चाहिए जो अब तक नहीं किया गया है, शायद नहीं किया गया है, निश्चित रूप से नहीं किया गया है। रंजन जी बताएंगे कि कविताओं में और कथा साहित्य में, खुद रविंद्र के कथा साहित्य में, उपन्यासों में, और खुद यहीं के अगर हम नाम ले तो डूमर चीर है, पार्वती हैं, अनुज लोगन है, जसिंता है, महादेव टप्पू हैं, वन्ना टेटे हैं, आप नाम लेते चले जाइए। एक बहुत अच्छी बात यह हुई है कि हिंदी की जो शब्दावली है, जो एक फिक्स थी, निश्चित थी, हिंदी की जो डिक्शनरी थी, हिंदी का जो शब्दकोश था, हिंदी के शब्दकोश को बड़ा कर दिया है। इतने अधिक शब्द आए हैं, मैं नहीं जानता। रंजन जी पर काफी लिखा गया है, लेकिन वो अलग से हमें बताएंगे कि इस दृष्टि से किसी ने लिखा है कि नहीं, कि उनके तीनों उपन्यासों में कितने जो है सो आदिवासी शब्द, ट्राइबल्स वर्ड्स जो है, वर्ड्स और इडियम्स, मुहावरे वहां मौजूद हैं। लगभग 20 शब्द इस संकलन में ऐसे हैं जो हिंदी डिक्शनरी में प्रवेश करते हैं। गाडा टोला तो शीर्षक ही है, नदी टोला। बांसलोई एक नदी उल्लेख किया गया, लेकिन कविता में बांसलोई
अपने सशक्त रूप से पहली बार उपस्थित रही डूमर चीर के आई हुई है। चेतानगारा टोला, लातार टोला, बाहापड़, एदेल, सोहराय, घाग, गितारू, हारम्बा, बूढ़ी गो, सरई फूल, हेंदा में कुल्ली, सुगोई, जूरी, तिरियो, हूल, दाड़े उमुर और सिंहबोगा को तो सब जानते हैं। समृद्ध हो रहा है, हिंदी की जो काव्य भाषा है वह समृद्ध हो रही है। यह एक बहुत बड़ा योगदान है और अभी हमें ऐसे क्रिटिक्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और उनसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम बहुत अधिक आप आगे न जाए, लेकिन इस क्षेत्र की कविताओं पर एक चलताऊ दृष्टि से नहीं, किसी दृष्टि से नहीं कि कुछ लिख दिया कुछ छप गया, गंभीरता के साथ आप उस पर विचार करें। इस कविता पुस्तक कविता संग्रह में पहाड़, नदी, जंगल, कोयले की खान, सखुआ का जंगल, नौकरी की तलाश, विस्थापन, संताल, कोयले और पत्थर की खदान, दुमका, बंगाल, बांग्ला कविता, दिक्कू, असुर हेम्ब्रम, पुलिस की प्राथमिक जांच, एफआईआर, महाजन, डीसी, एसपी, एसडीओ, पोस्टमार्टम, फोरेंसिक, सीआरपीएफ का बड़ा कैंप, कोयला खदान की सुरक्षा के लिए नक्सली, दुमका, पाकुड़ जिला, बागापाड़ा गांव, बांधा कोई, किस्कू और रिमिल टूडू का घर, चिकित्सा की असुविधा गांव में, महुआ, बरसात, केंदू, असम का चाय बागान, लखीमपुर, मादर की ताल, देश, छोटा नागपुर, गुमला जिला, पहाड़, किनारे वाला पुस्तैनी घर, गीतों का सिलसिला, आजा, लावा नदी, अमित मरांडी, बांसुरी, व्यापारी, हराम्बा, पतझड़, सहभागिता, हुदहुदी नदी, संताल परगना, गंगा नदी में हुदहुदी नदी को मिलाना, पुरखे, स्वाद, लहसुन, लहसुन, जीरा, अजवाइन, गोलमरीच, इलायची, प्याज, उपज, कंदमूल, भुना मांस, मिर्च, प्याज, अदरक, टमाटर, दालचीनी, जाति, भाषा, देश या महादेश के कॉन्टिनेंट के हुक्मरान, हुक्मदुली, पुरखों की रूह के अंदर मौजूदगी, कबीर, बच्चे, तालाब, पानी की कप, क्या नहीं है। इसमें से एक एक पर रुक करके काफी बात की जा सकती है। और बड़ी बात यह है इस कवि में कि बहुत शालीन ढंग से विरोध करने की जो एक क्षमता है अपने बुजुर्ग कवि की, नरेश सक्सेना की। पुल पार करने से नदी पार नहीं होती, जिसका कि देवपुरुष जी उल्लेख कर रहे थे। यहाँ जाति प्रश्न है, विकास प्रश्न है, आलोचक का महत्व है। द्विवेदी जी कलम पकड़कर सलाह देते हैं, नीची जाति न लिखकर नीची समझी जाने वाली जाति लिखें। अब बताइए ये क्यों ये शब्द है? जाति तो कोई नीची नहीं होती, नीची समझी जाने वाली जाति तो कब से समझी गई? चलिए हजारों वर्ष की आप यात्रा कीजिए तो ये कविताएं कपाट खोलती हैं, खिड़कियां खोलती हैं, दरवाजे खोलती हैं, मिथ में जाने के लिए, इतिहास में जाने के लिए, महादेश में जाने के लिए, देश में जाने के लिए। कविता में एक जगह देश का प्रयोग होता है और वह देश कंट्री नहीं है, वह देश जो है सो नेटिव प्लेस है। हिंदी साहित्य की भूमिका यह एक कविता शीर्षक है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही मशहूर ग्रंथ है। ये आलोचक का महत्व देने वाला अकेला समकालीन कवि है। ये मजदूर हैं यहाँ, दास प्रथा है, बेहतर समाज का स्वप्न देखने वाला कवि है। डूमरची संघर्ष का कवि है। आती है पंक्ति, लड़ाई बड़ी है, कवि की आंख बहुत चौकन्नी है, सजग है, दूर तक जाती है। उसके दृष्टि पथ में वह सब कुछ है जो सुंदर है और जिसे नष्ट किया जा रहा है, उसे नष्ट करने वाली शक्तियां हैं। वहां प्यार पानी सा बहता है, चुंबनों की नमी है, उष्णता नहीं। टहनियों पर खिलने वाला प्यार है, पहाड़ों में उछलता कूदता प्यार है। और प्रपात को पहाड़ों का आर्तनाद समझे। अरे चीज मैं चौंक गया। शायद अभी तक किसी ने, हम सभी लोग जलप्रपात देखने के लिए जाते हैं। मैं इस पॉइंट को फोकस में लाना चाहता हूं
कि डूमरचीर की जो कवि दृष्टि है ये सर्वथा भिन्न है, ओरिजिनल है। और जहां तक बिंब है, बिंब की भरमार है। चाक्षुष बिंब है, दृश्य बिंब, जिसे हम विजुअल इमेज कहते हैं। यह अलग से विचारणीय है। बहुत लंबे समय के बाद अब अधिकांश कवियों में हमें दृश्य बिंब हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहां पर यह दृश्य बिंब है। सखुआ के जंगल से घिरा गांव, मांदर की बजती ध्वनि है, और उस ध्वनि का उल्लेख कविताओं में बहुत कम होता है। टांग धिटिंग धिटिंग टांग। कैसे देखता है ये कवि, मुझे तो आश्चर्य हुआ। बधाई डूमरचीर कि सोने न दिया जाए तो बुरा मान जाती है रात। रात सोने के लिए होती है, दिन जगने के लिए होता है, लेकिन अब रात जगने के लिए है और दिन सोने के लिए। रात बुरा मान जाती है, रात में पैठ करके, रात के भीतर जाकर के यह रात का बुरा मान जाना। आजकल तो लोग किसी का बुरा नहीं मानते हैं। रात बुरा मान गई, 3 कुर्सियां खाली हैं, बीच में 1 कुर्सी खाली है, 2 पर डब्बे रखे हुए हैं, बीच की कुर्सी बुरा मान रही होगी कि केवल एक झोला लटका दिया गया है, हम पर कोई बैठा नहीं। आप कैसे देखते हैं? कवि के लिए, वैसे तो लेखक के लिए, साहित्यकार के लिए ही यह बहुत जरूरी है कि वो कैसे देखता है, लेकिन कवि के लिए यह कहीं अधिक जरूरी है। इमली और करंज का पेड़ है, चिड़ियों की चहचहाट, पुटुस की झाड़ियां, दृश्यावलियां हैं। गंध बिंब भी है, रेयर है, गंध बिंब देखने को नहीं मिलता। ध्वनि बिंब भी है, और नदी है, बसंत है, महुए की गंध है। पतझड़ को पतझड़ के रूप में न देखना है। सारा जो अभी तक सोचने और देखने का जो ढंग है, उस सोचने और देखने के ढंग को कभी बदल देता है। पतझड़ को पतझड़ न देखिए, इस पर निर्मला की एक बहुत अच्छी कविता है। रघुवीर सहाय की भी कविता है। देखो देखो वृक्ष को देखो, वह क्या कर रहा है। किताबी होगा कवि जो कहेगा हाय पत्ता झड़ रहा है। तो अब कैसे देखते हैं पतझड़ को और बसंत को? यहां बसंत पतझड़ की जुबान समझता है। ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम सब लोग जी रहे हैं, यह तरतीबी दुनिया है, और इस तरतीबी दुनिया में बेतरतीबी की महक भरने आता है बसंत। जीवन डूमरचीर की कविताओं में जिस रूप में आता है, वह अपनी संपूर्णता में आता है। कविता में वर्तमान भी है, कविता में अतीत भी है, भविष्य की कुछ आहटें हैं, गुड़ैया है, बरगद है, घास की गंध है, पलाश सा खिलना है, मन महुए सा टपकता है। इसको कैसे विवेचित किया जाए? मन महुए सा टपकता है, सांस मादर की तरह धड़कती है, और हवाओं में घुली विभिन्न रंगीन गंध है। अर्थ यह कि डूमरचीर की कविता की दुनिया बड़ी है, वाचालता से बिल्कुल अलग है ये। इसलिए कवि देवघर के भले मानुष के कथन को संशोधित करता है, नदी वाला। और इस तरह अगर आप इन कविताओं को देखें तो ये पता चलेगा कि कवि की दृष्टि में भिन्नता का निषेध है, भिन्न दृष्टि है। पतझड़ की जुबान समझता है बसंत भी, जाते जाते गर्मी से बरसात लाना भूल मत कहा जाता है। कविता के बाहर यह बात ज्यादा खौफनाक है, पेड़ों के उजड़ने से बदनसीर हो जाते हैं प्यार करने वाले। दरख्तों को उनके नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता? यूनिवर्सिटी के बॉटनी प्रोफेसर के पास चले जाइए, ये खुशवंत सिंह ने कहीं लिखा था। ये वो कहीं सवेरे टहल रहे थे, 50-60 वर्ष पहले का उनका एक आर्टिकल था। और जितने पेड़ होते हैं, अब बोटनी के बहुत कम प्रोफेसर भी उन पेड़ों के नाम अब बता पाएंगे। अर्थात यह कवि नाम देना चाहता है, संज्ञा। दरख्तों को उनके नाम से न पुकारा जाना अब तक की हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। यह संज्ञा देना, नाम देना, जिस समय नाम छीना जा रहा हो,
उस समय ये कवि नाम देने, और किसी व्यक्ति को नहीं, मनुष्य को नहीं, दरख्त को, यह पीपल है, यह बरगद है, वगैरह वगैरह, प्रिय को पगडंडी के रूप में देखना, पगडंडियों से जीवंत रिश्ता है। अब तो लोग पगडंडियों पर चलते भी नहीं है। गोरैया का अनुभवी बरगद से प्रश्न है, प्यास ज्यादा पुरानी है या ज्यादा पुराना है पानी? समय का बदलना जो है इन कविताओं में पूरी तरह दर्ज है। क्या समय था वह जब पानी और प्यास साथ साथ चलते थे। प्यास लगी, नदी है, 2 चुल्लू पानी पी लिया। इसलिए ये कविताएं प्रोटेस्ट की भी कविताएं, लेकिन प्रोटेस्ट का स्वर यहां भिन्न है। पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, सारा का सारा यह जो दृश्य है, यह वर्तमान, यह समय सब है, लेकिन पॉलिटिकल पोएट्री। अब अंत में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस समय यह सब जो सत्यानाश हो रहा है या महाविनाश हो रहा है, यह विकास का जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी के स्वर यहां पर सुनने में आए ही हैं। उल्लेख किया माया जी ने भी, मैंने भी उसको कहा कि सब कुछ को पैसे से देखा जा रहा है, तो इकोनॉमिक्स प्रभावित हो गई। लेकिन इस इकोनॉमी को जो संचालित करने वाली शक्ति है, ताकत है, वो तो पॉलिटिक्स है। और इस समय प्रत्येक कवि के लिए यह आवश्यक है शायद कि उसे पॉलिटिकल पोएट होना है। पॉलिटिकल पोएट होने से मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी अब पार्टी विशेष के बारे में कहें, लेकिन पॉलिटिक्स ने जो कोहराम मचा दिया है, पॉलिटिक्स ने जो सत्यानाश कर दिया है, एक कवि जब अपने समय के प्रति इतना अधिक निष्ठावान है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि वो पॉलिटिक्स को कैसे देखता है, उसे भी अपनी कविताओं में दर्ज करे। मैं इनकी अगली कविताओं से वो उम्मीद रखना चाहूंगा। और डूमर जी, आपको इसमें बहुत बहुत